にからだろ。मूवी की शुरुआत में मानवता के द्वारा की गई ओवर कंजप्शन को दिखाया जाता है और साथ ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन आधी हो जाए तो क्या फॉरेस्ट का जलना भी आधा हो जाएगा। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट्स में जरूर देना। आगे हमें कुछ अजीब क्रिएचर्स दिखाई देते हैं और फिर एक क्रिएचर को देखते हैं जो एक सोते हुए इंसान के कानों में चला जाता है। पहले तो वो एकदम से उठता है, फिर नींद में होने की वजह से एकदम ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और यही सेम चीज हमें एक हाई स्कूल लड़के के साथ होते हुए भी दिखाई देती है जिसका नाम सिंची है, पर खुशकिस्मती से उसने अपने कान में ईयरफोन पहने होते हैं और वो बच जाता है और पैरासाइट उसकी नाक में से अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर सिंची को छींक आने की वजह से वो बाहर निकल जाता है। अब सिंची उसको मारने की भी कोशिश करता है, पर पैरासाइट काफी तेजी से उसके हाथ में कूदने लगता है और उसकी स्किन में घुस जाता है और उसको रोकने के लिए सिंची अपने हाथ में ईयरफोन बांध देता है। अब ये सब सुनने के बाद सिंची की मॉम आती है और उसको शांत करती है। वो सोचती है कि सिंची ने गाने सुनने की वजह से कोई बुरा सपना देख लिया होगा। अगले दिन सिंची का हाथ अजीब तरह से लग रहा होता है और वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इसी दौरान कल जो आदमी भी पैरासाइट से इफेक्ट हुआ था अपने आप को मिरर में देखता है और बिना कोई एक्सप्रेशन किए अपनी वाइफ के सामने चला जाता है। उसकी वाइफ भी उसे कंफ्यूजन के साथ देख रही होती है और देखते ही देखते वो इंसान किसी भयानक क्रिएचर में बन जाता है। स्कूल की तरफ जाते टाइम सिंची अपनी प्रेमिका सतोमी से बात कर रहा होता है और देखते ही देखते वो सतोमी को प्यार से छेड़ने लगता है। सतोमी उसके हाथ को दूर कर देती है और फिर तुम्हें क्या लगता है सिंची क्या बोलेगा कि उसका हाथ पजेस्ड है? हाँ, सिंची नहीं बोला। क्लासरूम में सिंची के हाथ से इरेजर गिर जाता है और जब वो इरेजर तक नहीं पहुंच पाता तो उसका हाथ एकदम से लंबा होकर इरेजर को लपक लेता है। बाद में सिंची जानने की कोशिश करता है कि उसका हाथ एकदम से लंबा कैसे हो गया। फिर वो देखता है कि उसके हाथ से एक आंख निकल रही होती है और चाकू से वो उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते उसका हाथ एक डरावने स्नेक जैसा बन जाता है। डरते डरते सिंची देखता है कि उसका हाथ एक छोटे से हाथों वाला इंसान जैसा बन गया है जो बोलने की कोशिश कर रहा होता है। क्रिएचर बोलता है कि वो नहीं जानता वो या सिंची कौन है, उसे बस इतना पता है कि उसको सिंची का दिमाग खाना था और वो इस मिशन में फेल हो गया है और उसका राइट हैंड बन गया। अपने मिशन में नाकामयाब होने के बाद क्रिएचर निराशा में लिपटा हुआ है और सिंची को बता रहा होता है। फिर क्रिएचर और सिंची स्कूल लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ क्रिएचर और पढ़ाई करता है और वो क्रिएचर खुद का नाम मिगी बताता है जिसका नाम राइट हैंड है। फिर सिंची मिगी को स्वॉर्ड फाइट दिखाने और आर्चरी दिखाने लेके जाता है जिससे मिगी बहुत खुश होता है। फिर जब सिंची पेंटिंग क्लासेस अटेंड कर रहा होता है तो सतोमी भी वही होती है जो पहले हुआ था उसे याद दिलाते हुए उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी ये बोलती है। उसके दूसरे क्लास में भी उसकी पेंटिंग का मजाक बनाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये पेंटिंग तो बिल्कुल सतोमी की तरह दिखती है। वापस घर आकर मिगी सिंची से पूछता है कि क्या वो उस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता है। जैसे जैसे पैरासाइट फैल रहा होता है तो बहुत सारे मर्डर हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब सिंची बस में जा रहा होता है तो मिगी उसे जल्दी से बाहर जाने को बोलता है और नीचे उतरने के बाद मिगी उससे बोलता है कि यहीं 200 मीटर के आसपास उसे कोई अपने जैसा फीलिंग आ रही है और वो दोनों एक मीट शॉप के पास जाते हैं जहां वो देखते हैं कि कोई क्रिएचर किसी मरे हुए इंसान को खा रहा होता है। अब सिंची भागने की कोशिश करता है पर क्रिएचर उसे देख लेता है। अब एकदम से मिगी उस क्रिएचर की सिंची को मारने की इच्छा को महसूस करता है और उसे भागने को बोलता है पर भाग के जाने की कोई जगह नहीं होती। अब क्रिएचर बिल्कुल ही इम्पेशेंट होकर सिंची पर अटैक कर देता है जिससे मिगी रोक लेता है और एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और मिगी फाइट को पलक झपकते ही जीत जाता है। सिंची अपनी मॉम से मिलता है और उसकी माउस को लेकर चिंतित होती है। तभी उनको सिंची के हाथ पे जख्म नजर आते हैं और सिंची उस बात को स्कूल का स्ट्रेस बोल के टाल देता है और सोने से पहले सिंची और मिगी पैरासाइट मर्डर की न्यूज देख रहे होते हैं। फिर सिंची को लगता है कि उसे हर चीज के बारे में उसकी मॉम को बता देना चाहिए और मिगी उसको रोक लेता है ये बोलते हुए कि बेशक वो उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा पर उसके पास और भी बहुत से तरीके हैं उसको रोकने के लिए। ये सब सुन के सिंची उसे राक्षस बोल के सो जाता है और मिगी राक्षस शब्द सुन के बिल्कुल ही गौर करता है। अब वापस जाते हैं उसी मीट शॉप वाले क्राइम सीन पर जहां एक डिटेक्टिव हिरामा क्राइम सीन को डिटेक्ट करते हुए एक इंसान को खाने वाले की बात करता है जो कि इंसान नहीं हो सकता। और सुबह जब सिंची उठता है तो वो मिगी को डेमन के ऊपर रिसर्च करता हुआ देखता है और मिगी की रिसर्च बोलती है कि डेमन्स तो कुछ कुछ इंसान के जैसे होते हैं, यानी कि वो उसको चिढ़ा रहा होता है। जब वो दोनों स्कूल में होते हैं तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि एक टीचर के साथ एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी जगह रोकियो को लाया गया है। तभी मिगी को अपने जैसे किसी का आभास होता है और आपने सही सोचा ये वही है। वो तीनों सब समझ के एक दूसरे से नजर मिलाते हैं। अब सिंची जल्दी से रोकियो से सच का आमना सामना करता है जब वो स्कूल के बाहर चल रही होती है, लेकिन सिंची थोड़ी दूरी बनाकर चलता है जस्ट इन केस लड़ाई शुरू हो जाए। अब रोकियो उसके दिल को तेजी से धड़कते हुए महसूस करके उसको बोलती है कि वो डरे नहीं क्योंकि मिगी उसको मारने के इंटेंशन को पहले महसूस कर लेगा। रोकियो बताती है कि वो एक सीधा साधा जीवन जीना चाहती है और स्कूल के बाद उससे और बात करने के लिए बुलाती है। वो दोनों एक एक्वेरियम में मिलते हैं जहाँ मिगी को और अपने जैसे क्रिएचर को आने का आभास होता है। रोकियो हीडो के बारे में बताती है जो कि एक हाई स्कूल किड होता है और एक ऑफिसर के बारे में जो
अपना नाम नहीं बताना चाहता। अब मिस रोकियो उसको मिस्टर ए के नाम से पुकारती है। रोकियो उसको बताती है कि जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक एलियंस बनाया है और वो सिंची और मिगी को भी साथ शामिल करने को बोलती है। उसे देख के सिंची ये नहीं मान पाता कि वो भी उनकी तरह इंसान है। रोकियो बताती है कि उसने मिस्टर ए के साथ एक प्रयोग करा है। अब रोकियो सिंची को उसके साथ शामिल होने को बोलती है और बताती है कि वो स्कूल के सभी लोगों को 3 सेकंड में मार सकती है। बाद में हम क्रिएचर्स को एक हिडन जगह पे देखते हैं जहाँ हिडियो और मिस्टर ए खाना खा रहे होते हैं, जबकि रोकियो देख रही होती है कि वो बिना खाए कितनी देर तक रह सकती है। फिर मिस्टर ए उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या वो सच में सिंची को शामिल करना चाहती है। रोकियो ये मानती है कि मिगी उनके लिए एक अच्छा रिसर्च का साधन है। इसी बीच सिंची अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी मॉम को लगता है कि सिंची उससे कुछ छुपा रही है। ये सुन के सिंची दूर हट जाता है और एक बार फिर उसकी मॉम को उसके हाथ पे निशान दिख जाते हैं। वो वापस स्कूल जाता है और उसी पेंटिंग को देख रहा होता है जहाँ मिगी को पता चल जाता है कि पेंटिंग उसकी मॉम की है। और फिर सिंची बताता है कि कैसे उसकी मॉम ने बचपन में उसे गर्म तेल में जलने से बचा दिया था। अब घर के रास्ते में उन्हें मिस्टर ए मिलते हैं जहाँ मिगी को मारने का आभास होता है, जिसे देखकर सिंची किसी एक कोने की तरफ भागता है और तभी मिस्टर ए हमला कर देते हैं। मिगी सिंची को बोलता है कि लड़ाई कैसी रहेगी ये सिंची पर निर्भर करता है और सिंची डर के मारे कुछ नहीं कहता। फिर तभी मिगी उसको कुछ करने को बोलता है और सिंची जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो मिगी मिस्टर ए को एक पाइप से मार देता है और वहीं छोड़ के घर चला जाता है। अब यहाँ दिखाते हैं कि सिंची की मॉम शॉपिंग कर रही होती है और घर वापस आते टाइम वो मिस्टर ए को अपने खून में लथपथ देखती है और फिर वो उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी अच्छे काम को बख्शा नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद मिगी और सिंची को एक खतरे का आभास होता है और जैसे ही वो उस जगह भागते हैं तो नीचे सिंची की मॉम होती है। उसकी मॉम एकदम से सिंची पर हमला कर देती है और सिंची नीचे गिर जाता है। यानी हम साफ साफ समझ सकते हैं कि मिस्टर ए ने सिंची की मॉम को मार दिया होता है और उसी का रूप ले लिया होता है और मिगी को भी सिंची की बॉडी के साथ मरने को छोड़ दिया जाता है। पर जैसे तैसे करके सिंची अपने आप को बचा लेता है। अब सिंची अपने शरीर पर हुए छेद को ढूंढता है, तभी मिगी आता है और उसे बताता है कि उसने अपनी बॉडी के टुकड़ों को वहां लगा दिया है। अब सिंची स्कूल जा रहा होता है और वो चिंतित सतोमी से मिलता है। वो उसे पूछती है कि वो कहाँ था और कहाँ जा रहा है, पर सिंची बिना कोई जवाब दे चला जाता है। सिंची लैब जाता है और वहाँ रोकियो से मिस्टर ए के बारे में पूछता है, पर वो बताने से इनकार कर देती है और मिगी उसे जो हुआ सब बताता है और रोकियो उसे बताती है कि मिस्टर ए खतरनाक इंसान है। तभी सिंची चाकू निकाल लेता है, पर रोकियो उस पर हमला न करने की सोचती है और बताती है कि वो कुछ अलग है और वो बदल रहा है। अब हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां डिटेक्टिव हिरामा को फिंगरप्रिंट्स दिखाए जाते हैं जो कि आयरन पाइप और मीट शॉप में दोनों सेम है। हिरामा असिस्टेंट को अच्छे से काम करने को बोलता है और थोड़ी देर बाद सिंची जा रहा होता है जहां मिगी को बहुत सारे पैरासाइट सेंस होते हैं, जहां उसे एक पॉलिटिशियन के सामने बहुत सारी भीड़ जुटी दिखाई देती है जिस पॉलिटिशियन का नाम तेक्शी है। फिर एकदम से दरवाजे पे नॉक होती है। वहाँ डिटेक्टिव हिरामा और उसका पार्टनर होता है जो उसे उसके घर के पास हुए मर्डर के बारे में पूछ रहा होता है और वहीं मिगी उसके पीछे छुप के अटैक करने का वेट कर रहा होता है जो कि नहीं कर पाता और वो दोनों चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में सतोमी फिर सिंची के पास आती है और बताती है कि उसने सुना है कि उसकी मॉम गायब है। तभी हिडियो आता है, तभी सिंची उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी सतोमी माहौल शांत करती है और उनका हाथ मिलवाती है और फिर हमें देखने को मिलता है मूवी का सबसे बड़ा फाइट सीन जहाँ हिडियो और सिंची अपने हाथ की ताकत को टेस्ट करते हुए एक दूसरे का हाथ पिचकाते हैं और फिर कुछ देर बाद हिडियो वहाँ से चला जाता है और सतोमी उससे पूछती है कि वो क्या था। तभी सिंची बताता है कि वो उसकी पावर चेक कर रहा था। अब यहाँ रोकियो हिडियो से बोलती है कि सिंची दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। अब हिडियो को पता चलता है कि क्यों रोकियो स्पेस स्टडी करना चाहती है। यहाँ सिंची मिस्टर ए की तलाश में बाहर जाना चाहता है जो मिगी को ये दिखाता है कि सिंची की बॉडी के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी बदल रहा है और बोलता है कि उसे बचाने की कीमत चुकानी होगी और मिगी को दिन में सिर्फ 4 घंटे सोना पड़ता है और उस समय भी वो मर सा चुका होता है। अब यहाँ डिटेक्टिव हिरोमा का पता चलता है कि बाल खींचने पर पैरासाइट क्रैक हो जाता है। अब यहाँ पैरासाइट इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब एक सिंपल टेस्ट है उनकी प्रजाति के और लोगों का पता लगाया जा सकता है। रोकियो अपने फ्यूचर को लेकर बड़ी चिंतित रहती है पर तेकिसी आश्वासन देता है कि एक बार इलेक्टेड होने के बाद ये सिटी उनके लिए सुरक्षित जगह बन जाएगी। अगले दिन सिंची सतोमी के साथ घूम रहा होता है और उसको खाना बनाकर खिलाने को बोलती है और वो फिर साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और सतोमी बहुत ही खुश दिखाई देती है। स्टोर से बाहर निकलकर सिंची को रोड पे एक मरा हुआ डॉग दिखाई देता है और उसको बचाने जाता है पर ये बहुत लेट हो चुका होता है और कचरा बोल के उसको डस्टबिन में डाल देता है। सतोमी ये देखकर शॉक में हो जाती है कि सिंची अब इस डॉग को बस मांस और हड्डी समझ रहा है और ये देखकर वो भाग जाती है और वो कंफ्यूज होकर मिगी की तरफ देखता है। अब यहाँ रोकियो का सामना स्कूल के स्टाफ से होता है जो बताते हैं कि रोकियो प्रेग्नेंट है और जैसे ही हम देखते हैं कि घर पहुंचते ही उसका
डोर पहले ही अनलॉक्ड होता है। अंदर उसके मॉम डैड उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो ऐसे अंदर घुसने के लिए माफी मांगते हैं और चिंतित होकर पूछते हैं कि उसने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया और जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ रोक्यो चुप रहती है और रोक्यो की मॉम को कहीं न कहीं पता चल जाता है कि वो असली रोक्यो नहीं है और वो रोक्यो के डैड से पुलिस को बुलाने को कहती है। अब तभी रोक्यो उसकी मॉम पर हमला कर देती है और फिर ध्यान से मिरर में अपना चेहरा देखती है। सिंची अगले दिन रोक्यो से मिलता है और पता चलता है कि हिडियो उसको ढूंढ रहा था और रोक्यो की तलाश में हिडियो भी इंसान खाता है। अब दिखाया जाता है कि एक जगह हिडियो आर्ट क्लास के लिए पोज करता हुआ दिखाई देता है और वहाँ खड़ी एक लड़की नोटिस करती है कि उसका बर्ताव बिल्कुल इंसान जैसा नहीं है और मजाक मजाक में वो उसके बाल खींच लेती है और तभी हिडियो प्रतिक्रिया देते हुए बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे हिडियो स्टूडेंट को गिनता है और एक ही झटके में अपना सच सबको दिखा देता है। तभी रोक्यो और सिंची को चिल्लाने की आवाज आती है और भागते हुए बाहर जाते हैं। यहाँ हिडियो अपना भीषण रूप धारण कर लेता है। तभी सतोमी उस पे एक पेंट रिमूवर से वार करती है जो बिल्कुल निशाने पर जाकर गिरता है और देखते देखते दर्द में वो आंख बंद कर देता है और सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं। वहीं सिंची सीढ़ियों से ऊपर आता है और ऊपर पहुंचते उसे डेड बॉडीज का एक गलियारा दिखाई देता है जो उसी के साथ ही स्टूडेंट्स होते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर वो भी आंख बंद कर देता है और देखते देखते वो स्ट्रॉन्ग बनने लग जाता है। फिर हिडियो रोक्यो का पीछा करता है जो कि लॉकर में छुपी हुई होती है और हिडियो के हमले से बाल बाल बच जाती है। फिर हिडियो उस पे एक खतरनाक वार करता है। तभी सिंची वहाँ आता है और रोक्यो को बचा लेता है, मतलब कहीं न कहीं मिगी बचा लेता है। रोक्यो हिडियो के प्रति अपनी नाराजगी दिखाती है और हिडियो मदद के लिए पुकारता है। कहीं न कहीं केमिकल ने उसे अपना चेहरा बदलने में असमर्थ कर दिया होता है। तभी रोक्यो हिडियो की तरफ एक होममेड बॉम्ब फेंकती है और उससे हिडियो को बचाने के लिए सिंची खिड़की से लेकर उसे कूद जाता है और आगे भागने का रास्ता दिखाता है। तभी देखते देखते वहाँ पुलिस आ जाती है पर वो हिडियो के तेज धार हाथों से बच नहीं पाती और कहीं न कहीं मिगी हिडियो के लोगों को मारने का इरादा समझ जाता है। फिर दिखाते हैं कि सिंची के पास एक हथियार है और वो ऊंची इमारत में चढ़ जाता है जिससे उसे स्कूल का पूरा व्यू क्लियर दिखाई दे, पर स्कूल उससे बहुत दूर होता है और एक आम इंसान होने की वजह से वहाँ से सिंची शूट करता है जो कि बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है। यहाँ सिंची को लगता है कि जब वो उन दोनों से पहली बार मिला था तो उसे उन दोनों को वहीं मार देना चाहिए था। तभी रोक्यो उसको याद दिलाती है कि उसके पेट में एक बच्चा भी है, अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो मर जाएगा। अब यहाँ मैगी पूछता है कि इस बच्चे के साथ तुम क्या करोगी, जिसके जवाब में रोक्यो बोलती है कि वो इस बच्चे के साथ प्रयोग करेगी। फिर रोक्यो बोलती है कि मॉम को ताकत कहाँ से मिलती है वो ये जानना चाहती है और जाते जाते उसे मिस्टर ए का पता दे देती है। बाद में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव हिरोमा सिंची के द्वारा किए गए अटैक को इंस्पेक्ट करते हैं और अपोजिट बिल्डिंग की तरफ देखता हुआ सोचता है कि वहाँ से आया कैसा होगा। अगले दिन सिंची मिस्टर ए से एक पुल के नीचे लड़ाई के लिए मिलता है और लड़ाई शुरू होने से पहले ही मिकी को नींद आने लग जाती है, पर देखते देखते सिंची मिस्टर ए पर भारी पड़ने लग जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर मिस्टर ए सिंची की मां का रूप ले लेता है और बहुत ही काइंडली सिंची से बात करता है। तभी मिस्टर ए उस पर एक तेज धार हमला करता है जो किसी वजह से चूक जाता है। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि तेगशी इलेक्शन जीत गया है और एक नए ऑपरेशन ह्यूमन लाइफ प्रोडक्शन ऑपरेशन की नई शुरुआत दिखाई जाती है और साथ में किसी को सिंची और मिकी के हॉस्पिटल में फोटो खींचते हुए दिखाया जाता है। अब आगे मूवी में एक बंदे गोटो को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे पैरासाइट्स के साथ खुद को शेयर करके एक और ताकतवर फोर्स अपने अंदर रखता है जो ताकत उसे ह्यूमैनिटी को मारने को आग्रह कर रही है। अब फिल्म की शुरुआत में पुलिस को एक आदमी को ले जाते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम है उर्गामी, जिसमें इंसानों और क्रिएचर्स में अंदर करने की अच्छी एबिलिटी होती है। मॉन्स्टर्स वे लोग हैं जो दिमाग खाने वाले और आकार बदलने वाले पैरासाइट से इन्फेक्टेड हैं। उर्गामी एक रास्कल टाइप का आदमी है जो किसी औरत को अपने सामने देख एक्साइटेड हो जाता है और एक बूढ़ी औरत को देख के दुखी और परेशान हो जाता है। डिटेक्टिव हिरामी उर्गामी की बातें सुन के उस पर शक करता है तो उर्गामी अपनी पिछली बातें बताता है। वो एक अपराधी है जो औरतों पे हमला करता है और देखते देखते सिंची रूम में आता है और अचानक से उर्गामी को होश आता है और उसका लहजा थोड़ा गंभीर हो जाता है और वो सिंची को उसका चेहरा दिखाने की प्रतीक्षा करता है और सिंची को एक ह्यूमन ही पाता है, जबकि आपने पहले सिंची को एक पैरासाइट से अटैक होते हुए देखा हुआ है। कुछ टाइम बाद सिंची घूम रहा होता है जब मिकी को पास एक पैरासाइट का पता चलता है जहाँ वो एक बिल्डिंग ढूंढते हैं और देखते देखते अपने स्किल से मिकी ताले को तोड़ देता है और अंदर जाते ही वो एक क्रिएचर को इंसान की दावत करते हुए पाते हैं। तभी सिंची हमला करता है और उस क्रिएचर की छाती में हमला कर छेद कर देता है और वहीं एक और आदमी को देखते हैं जो कैमरा पकड़े हुए चुपचाप बैठा होता है। यहाँ सिंची और मिकी खाना बना रहे होते हैं जिसमें हमें मिकी की कटिंग स्किल्स भी दिखाई जाती है। सिंची को ऐसा एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा होता है, पर मिकी बोलता है कि उसे बस उस जैसों का एहसास होता है, इंसानों का नहीं। आगे पैरासाइट की एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें तेगशी जो मेयर भी है सिंची के द्वारा की जा रही किलिंग के बारे में बताता है और उनकी एक लीडर तमाया ने एक इंसान के बच्चे को बर्थ दिया है जो कि उसके कई एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी है और वो सबको सिंची और मिकी के विरोध में कोई एक्शन लेने से मना करती है क्योंकि उससे वो दोनों ही सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद लगते हैं। पिछली मूवी में अपनी माँ को खो देने के बाद उसका बर्ताव बहुत बदल जाता है।
आगे हमें एक पैरासाइट वॉक करते दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीबोगरीब है, और अब जो दिखता है वो है यजुका का ठिकाना, जिसमें वो अंदर जाता है और सबको मार के बाहर फेंक देता है। कुछ देर बाद तेकेशी गोटो के पास जाता है और अपने सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताता है। फिर गोटो उसे बताता है कि वो मिगी था। आगे चल के तमिया कुरामारी जो फोटोग्राफर है उससे मिलती है, जो सिंची का पीछा कर रहा होता है, और एक पत्रकार होने के नाते वो सिंची की बातों को पब्लिक कर देना चाहता है, जिससे तमिया मना कर देती है और तमिया उसे उसके साथ रिश्ता रखने के लिए बोलती है। अब आगे सतोरी को दिखाते हैं जो अपनी क्लासमेट्स की डेथ पर शोक कर रही होती है, जो लास्ट मूवी में मर जाते हैं। तभी सिंची उसे सब भूल जाके आगे बढ़ने को बोलता है। तभी सतोरी उसे बोलती है कि तुम ये सब कैसे भूल सकते हो। आगे दिखाया जाता है कुरमोरी सिंची की राह पर चल रहा होता है और तभी उस पर हमला हो जाता है और मिगी उसको मारने को बोलता है, पर सिंची ये करने से इनकार कर देता है। फिर वो तीनों घर जाते हैं, जहाँ कुरमोरी उन्हें उसके द्वारा ली गई फोटोज दिखाता है और यहाँ कुरमोरी तमिया का असली नेचर जान जाता है, जो कि मिगी और सिंची उसे बताते हैं। और ये साबित करने के लिए सिंची वायर पहनकर तमिया से मिलता है और उसे इंसानों में शामिल करने के लिए मना करता है, पर तमिया उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। फिर सिंची कुरमारी से मिलता है और उसे उससे दूरी बनाए रखने को बोलता है। अब ये सुनकर कुरमारी बौखला जाता है और ये जानने के लिए कि दिक्कत कितनी बड़ी है, कुरमारी मेयर से मिलता है और वहाँ से जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि कुरमारी वहाँ एक हिडन डिवाइस छुपा के चला गया है और ये देख के मेयर उसे मारने को बोल देते हैं। और जहाँ तक बात तमाया की है उसे कुछ नहीं पता होगा। उस दिन बाद में सतोरी सिंची के साथ चल रही होती है और सतोरी उससे ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और आखिर उसने अपनी माँ को खोया है और सिंची हंसते हुए बोलता है कि वो इस सब के बारे में कुछ नहीं सोच पाता और फिर एकदम से सीरियस होकर बताता है कि अगर वो रोना भी चाहे तो वो रो नहीं पाता। फिर जब वो रात को बाहर होता है तो एकदम से मिगी को 5 पैरासाइट्स उसकी तरफ आते दिखाई देते हैं। वो भागने की कोशिश करता है पर उसे पता चल जाता है कि ये लड़ाई से बचा नहीं जा सकता। तभी उनकी तरफ एक आदमी आता है जिसका नाम मिकी है, जिसके हाथों और पैरों में पैरासाइट है और तभी सिंची बहुत तेज भागता है। तभी एकदम से दोनों तेज धार में हमला कर देते हैं। मिकी रेंगता हुआ बॉडी की तरफ जाता है और उसका राइट हैंड बन जाता है और गोटो बोलता है कि ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी है। आगे हम कुरामोरी को एक मार्केट से निकलते हुए देखते हैं और जैसे वो घर आता है उसे दिखता है कि कॉप्स ने उसके घर को घेर लिया है। फिर आगे पुलिस वाले उसे कुछ पूछताछ करते हैं जिसको वो बिल्कुल जवाब नहीं दे पाता। आगे तमिया दूसरों से मिलती है और कुरमारी की बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मारने पर सबको दंड देती है। तभी तेकेशी पीछे से बोलता है कि वो सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, इंक्लूडिंग सिंची और मिगी। तभी वो उनको ह्यूमंस को लाइटली लेने से मना करती है। पैरासाइट्स की तरह इंसान सिर्फ खुद को बचाने का नहीं सोचते और वो एक दूसरे का सोचते हैं और हजारों लाखों साथ मिलकर काम करते हैं। तभी तेकेशी हंसता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी सब उससे आगे क्या करना है पूछते हैं और वो उन्हें आश्चर्य से देखता है। तभी वहीं घर पे तामिया उसके बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है और उसके बेबी को हंसता देख खुद मिरर में जाके वैसे हंसने की प्रैक्टिस करती है। तभी वो कुछ बाहर देखती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो 3 लोग उसको घेर लेते हैं और फिर तामिया अटैक करके उनको मार देती है। अब हम देखते हैं कि कुरमारी पुलिस स्टेशन से बच जाता है और तभी तामिया वापस घर आती है और देखती है कि उसका बेबी घर पर नहीं है और वहाँ उसे एक नोट मिलता है जिसमें कल पार्क में मिलने के लिए लिखा होता है। आगे हम कुरमारी को पार्क में उसके सन के साथ देखते हैं और वो डिटेक्टिव हिरोमा को बदला लेने के लिए बोलता है और वो कॉल को पता लगा के पार्क की तरफ जाना शुरू करते हैं। वहाँ फेड्स अपने आप को मेयर की बिल्डिंग पर रेड करने के लिए तैयार कर रहा होता है और वापस तमिया को दिखाते हैं जो सिंची को ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते सतोरी के पास चली जाती है और सतोरी उसे सिंची का नंबर देती है और वो सिंची को कॉल लगाती है कि तुमने उस मॉन्स्टर को मुझे मारने के लिए भेजा था ना। और वो बताती है कि वास्तव में गोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने उसको बिल्कुल भी नहीं भेजा। तभी तामिया सिंची को पार्क में मिलने को बुलाती है और कुछ दिखाने के लिए उसी टाइम फेड भी वहाँ अपने मिशन के लिए निकल जाता है। लोगों की लाइन लगवा दी जाती है और उन्हें एक्सरे के लिए भेजा जाता है और उन्हें उसमें एक पैरासाइट दिखता है जो वो एक सही जगह भेज देते हैं, यानी सीधे मार के उसको हेवन भेज देते हैं। और वहीं पार्क में तमाया कुरमारी से मिलती है और एक्सप्लेन करती है कि उसकी बेटी की मौत के पीछे वो नहीं है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है वो उसके बेबी को एक एज पर ड्रॉप करने वाला होता है। तभी सिंची वहाँ आ जाता है। अब तमिया पैरासाइट के ट्रू नेचर के बारे में उसको बताने लग जाती है कि हम एक कमजोर क्रिएचर हैं जो बिना ह्यूमन के सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वापस फेड को दिखाया जाता है जो पैरासाइट को ढूंढते ढूंढते पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। तभी कॉप्स वहाँ आते हैं जिससे कुरमारी एक्शन लेता है और तभी तमिया उस पर हमला कर देती है। तभी वो गिर जाता है और वो बेबी को बचा लेती है। अब ये चीज मिगी को शॉक कर देती है कि उसने बच्चे को क्यों बचाया। तभी तमिया बोलती है कि वो खुद शॉक में हो गई है। अब उसे मदर की मिस्टीरियस नेचर के बारे में पता लग गया है
और आगे बढ़ते हुए वो बेबी को सिंची को दे देती है। तभी डिटेक्टिव हिरोमा उसको रोकने को बोलते हैं, नहीं तो वो शूट कर देगा, और वो शूट कर देता है। लेकिन उसको बुलेट का कोई असर नहीं होता और उसे देखकर कॉप्स और फायर करने लगते हैं। वो बेबी को बचाने के लिए एक शील्ड बना लेती है और बेबी बच जाता है। तमिया बच्चों को अपने बालों से शील्ड करके प्रायोरिटी देती है और गिरने से पहले वो सिंची को बच्चा पकड़ा देती है। सिंची बच्चे को अपनी गोद में पकड़ के बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करते हुए मर गई। अब ये सब उसको उसकी माँ की याद दिलाते हैं और फाइनली सिंची रो जाता है। अब सतोरी वहाँ आती है और सिंची को रोता देख उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ फेड्स ने मिलकर मेयर को अलग कर दिया है और वो उन्हें इंसानों की डरावनी बातों के बारे में स्पीच देता है और बोलता है कि क्या पैरासाइट सच में मॉन्स्टर्स हैं। दोस्तों, इंसानों ने लालच में कितने साल पृथ्वी को बर्बाद किया और कितनी स्पीसीज खत्म की हैं। दोस्तों, इस बात पर आप सभी अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर लिखना। हम सब जानते हैं कि इंसानों की वजह से कितनी स्पीसीज का अंत हुआ है, तो पैरासाइट या इंसान में कौन ज्यादा बुरा है? मेयर बोलता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जिन्होंने पता नहीं कितनी स्पीसीज खत्म की। कैप्टन ये सब सुन के अपने स्क्वाड को फायर करने का ऑर्डर देता है और स्क्वाड तेकिशी पर फायरिंग करता है। उसके शरीर की जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो तो इंसान था। अब सच कंफर्म करने के बाद उरागामी हंसने लगता है और अचानक से उसकी हंसी डर में बदल जाती है और वो मुड़ता है तो उसको गोटो दिखाई देता है। अब कॉप्स उस पे गोलियां चलाते हैं पर वो एक कवच बना लेता है। वो लोग इस धमाके के लिए तैयार नहीं थे और फिर गोटो अपने टेंटिकल्स को घुमाता है। जैसे ही पार्क में चीजें समाप्त होती है तो सिंची को पूछताछ के लिए लाया जाता है। डिटेक्टिव को ये खबर मिलती है कि एंटी पैरासाइट स्क्वाड मारा गया है। अब सिंची और स्क्वाड सच पता लगाने के लिए भागते हैं और वो गोटो को ऊपर खड़ा देखते हैं। फिर वो खुद नीचे आता है और उनको हेलो बोलता है। डिटेक्टिव हिरोमा खुद को डिफेंड करते हुए सिंची को वहां से भगा देते हैं। डिटेक्टिव उस पर वॉर करते हैं और अफसोस वो मर जाता है। मिगी की मदद से सिंची एक गाड़ी को हाईजैक करता है और गोटो भी सेम तरकीब अपनाता है और अब गाड़ियां तेज चल रही होती हैं और बड़ी खतरनाक पकड़म पकड़ाई हो रही होती है और फिर गोटो गाड़ी में छलांग लगाता है और सिंची को दूर खींचने की कोशिश करता है। गाड़ी क्रैश हो जाती है और मिगी बिल्कुल ठीक समय पे सिंची को सुरक्षित बचा लेता है। धमाके के बाद हम गोटो को डैमेज को ठीक करते हुए देखते हैं। मिगी और सिंची जंगल में भागते हैं और मिगी लास्ट मिनट में प्लान बनाता है। गोटो सिर्फ अपने जैसों को ही सेंस कर पाता है और वो लोग इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाते हैं। अब मिगी उसके शरीर से अलग हो जाता है और पेड़ों के बीच छुप के सही मौके का इंतजार करता है और ये देखकर मिगी हमला करता है। अब सिंची भी अचानक से अटैक करता है पर गोटो ने जल्दी से रिकवरी कर ली होती है और सिंची कुछ और नहीं कर पाता सिवाय मिगी को उसके लिए अपनी जान देते हुए देखने के। मिगी चिल्लाता है कि सिंची भाग, हम दोनों के मरने की जरूरत नहीं है और मिगी को काट दिया जाता है। अब सिंची भागकर एक कचरे के ढेर में छुप जाता है। तभी उसे सतोरी फोन करती है और उससे मिलने वहाँ आती है। वो उसकी चोट पर दवा लगाती है और दोनों रात साथ में गुजारते हैं। अगली सुबह वो अपने बाजू में जो बच्चा है उसे देख रहा होता है। तभी मिगी अपने एक आंख निकालता है। इसका मतलब गोटो उन्हें सेंस कर सकता है और वो वहाँ परेशान करने पहुँच जाता है। सतोरी उससे उसके साथ भागने की रिक्वेस्ट करती है पर उसका दिमाग उससे ऐसा करने नहीं देता। अब सिंची अकेले लैंडफिल के बीचों बीच भाग के जाता है और फिर एक मैकेनिकल आर्म क्लॉ पे कूदता है। अब गोटो उसका पीछा करता है और अपनी लातों को कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल चीज में बदलता है। अब सिंची डर में कांपता है। तभी गोटो हमला बोलता है। उसके एक वॉर से मैकेनिकल आर्म क्लॉ की एक आर्म टूट जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। अब उनकी लड़ाई क्लाइमेक्स पे आ जाती है। गोटो बोलता है कि हम पैरासाइट्स के सर्वाइवल के लिए इंसानों का खत्म होना बहुत ही जरूरी है। गोटो सिंची पे हमला करता है पर उसका हमला मिगी द्वारा रोक दिया जाता है। हाँ, ये बात सच है कि गोटो ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। मिगी समझता है कि जिस हथियार से उसको मारा वो जहर में लथपथ था और अब बाकी पैरासाइट्स भी विरोध करते हैं। कुछ सही नहीं मैनेज कर पाने पे गोटो एक डरावनी फॉर्म लेता है और मिगी उससे बोलता है कि अब उसका अंत है और उस पर आखिरी बार हमला करता है। इस वजह से गोटो फट जाता है और बस उसकी कोर रह जाती है और उसका दिल धड़कता रहता है। फिर वो गोटो को आग में धकेल देता है। सतोरी सब देखती है। अब आखिरी में मिगी को लगता है कि उसका पर्पस खत्म हो गया और अब वो हमेशा के लिए सोना चाहता है। सतोरी और सिंची ने तामिया के बेटे को अडॉप्ट कर लिया है। उरागामी सतोरी को किडनैप कर लेता है। अब उरागामी सिंची के पीछे आया है क्योंकि उसने देखा है कि सिंची अलग था। वो एक खूनी की तरह अपनी पहचान के बारे में पूछने के लिए आया है कि वो इंसान है या मॉन्स्टर। इससे पहले कि वो आंसर करता, सिंची सतोरी को बचाने के लिए कूद और मिगी के बिना भी सिंची एक स्पेशल इंसान है। वो उरागामी से हथियार छीनने में सफल हो जाता है पर सतोरी को पकड़ नहीं पाता और वो गिर जाती है। अब उसको मरते हुए न देख पाने की वजह से सिंची अपनी आंखें बंद कर देता है और अचानक से उसको एक अजीब सपना आता है जिसमें मिगी भी है और वो आंखें खोल के देखता है तो उसने सतोरी का हाथ थामा होता है। अब ऐसा लगता है कि मिगी इस हीरो वाले काम के लिए वापस आया है। मूवी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।